प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को आज हम बात करने वाले हैं कि जितने भी हमारे भारत के अंदर जितने भी मसीह क्रिश्चियन लोग हैं, और आज इस माइक से, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सभी एकजुट होकर अपना इन इलेक्शन के अंदर 2024 के अंदर जो इलेक्शन है उसमें अपना कैंडिडेट उतारें। और जैसा कि छत्तीसगढ़ के अंदर आप न्यूज़ के थ्रू आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से देख सकते हैं कि आप इस न्यूज़ के अंदर क्रिश्चियन लोगों ने जो है कि अपना कैंडिडेट उतारने के लिए ठान ली है। आप भी पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चाहे वो हिंदुस्तान की किसी भी राज्य से हो, किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम एकजुट होकर अपने कैंडिडेट को जो है कि राजनीति के अंदर खड़ा करें और उसकी जितवाएं। अगर आपके समाज में अगर आप शांति रखना चाहते हैं, उसके अंदर शांति प्रिय तरीके से सेवा करना चाहते हैं, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से और आपको बताना चाहता हूं कि अपने कैंडिडेट को उतारें। और ख़ासकर पंजाब के अंदर जिस जगह हम रहते हैं, चाहे चंडीगढ़ हो, हरियाणा, पंजाब हो, उत्तराखंड हो या यूपी हो, प्रभु के लोगों से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग अपना कैंडिडेट उतार। जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर से जो है कि क्रिश्चियन लोगों ने अपना कैंडिडेट उतार कर बड़े ही एक हमारे लिए रास्ते खोल दिए हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि जो पॉपुलेशन जो क्रिश्चियनों की ज़्यादा है, चाहे वो पंजाब में किसी भी स्टेट के अंदर हो, राज्य के अंदर हो, तो वो अपना कैंडिडेट उतार कर अपने समाज के हित में कार्य कर सकते हैं। और हर एक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन है कि ये बात सुनकर, ये जो है न्यूज़ सुनकर ये इस न्यूज़ को शेयर करें। और जो है कि बहुत सारे ऐसे जो जिज्ञासु जो लोग हैं, जो कैंडिडेट बनना चाहते हैं या उतरना चाहते हैं इलेक्शन के लिए, एकजुट होकर मसीह समाज अपने लोगों को कैंडिडेट के रूप में उतारे। चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो, एमएलए का इलेक्शन हो, चाहे वो चेयरमैन का इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन क्यों ना, अपने समाज के अंदर अगर आपका कार्य करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं समाज में, कोई भी तत्व आपको अपने समाज के अंदर दुख ना दे, आपको दबाए ना, तो अपने कैंडिडेट को आप उसके अंदर इलेक्शन के अंदर उतारें और उसको पूर्ण रूप से शांतिप्रिय ढंग से आप उसको जितवाएं और जितवा कर आपके समाज के हित के लिए कार्य करें। मैं यही कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से। सो बाकी आगे आप देख सकते हैं। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह। भीतर छत्तीसगढ़ में दो अलग अलग समाज ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। चुनावी दंगल में पहले सर्व आदिवासी समाज और अब क्रिश्चियन समाज की एंट्री के ऐलान ने सियासी हलचल मचा दी है। पहली बार ईसाई समाज ने बस्तर और सरगुजा संभाग में अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष ने साफ साफ कहा कि इस बार बीजेपी कांग्रेस को ईसाई समाज का वोट नहीं जाएगा। हम लोगों को एक फुटबॉल बना के रखा हुआ है, उससे हम लोग बहुत दुख है। बीजेपी भी लात मारती है, कांग्रेस भी लात मारती है, और जब गोल होता है तो पूरी पब्लिक हंसती है। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों पर समाज का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि उन्हें सूबे में तीसरे विकल्प का भी इंतजार है। क्रिश्चियन समाज के चुनाव लड़ने पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हुई है। कांग्रेस इसे बीजेपी की बी टीम बता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, ये तो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, सबको आजादी है, सबको स्वतंत्रता है, तो इसलिए कोई भी चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव अगर लड़ेंगे तो स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी चुन चुन के ईसाइयों को मार रही है, उनको टारगेट कर रही है। इसके बाद भी इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का बी टीम का कोशिश है। कभी ईसाई इस प्रकार के बात नहीं करेंगे। सियासी बयानबाजी से इतर आंकड़ों पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में 4,90,000 जनसंख्या ईसाइयों की है, यानी कुल आबादी का 1.92% ईसाई है, और इनका प्रभाव सरगुजा और बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि ईसाई समाज ने इन दोनों संभाग में अपना प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। ईसाई समाज के ऐलान से छत्तीसगढ़ की सियासत में किसका नफा किसका नुकसान होगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि अगर ईसाई समाज अपना उम्मीदवार उतारता है तो किसके जनाधार पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने और ऐसे में ईसाई समाज ने जिस तरह से चुनाव में उतरने का बिगुल फूंकने की बात कही है, दोनों ही पार्टियां इसे किस तरह से ले रही हैं, कई तरह के सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त
मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। सुरेंद्र वर्मा इस वक्त मेरे साथ में स्टूडियो में हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में देवलाल ठाकुर साहब जुड़ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में थोड़ी देर में पास्टर अंकुश बरियरकर भी जुड़ेंगे, जो कि महासचिव हैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के। उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सुरेंद्र जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, पहले सर्व आदिवासी समाज ने पूरे प्रदेश में प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। अब ईसाई समाज भी अपने प्रभुत्व वाले इलाके यानी सरगुजा और बस्तर, जहां पर इनकी संख्या ज्यादा है, वहां पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे हितेश जी? भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मुकाबला करने में हमेशा से ही नाकाम रही है। ये मेरा कहना नहीं है, इनके प्रभारी शिव प्रकाश जी ने पहले भी कहा इनकी मीटिंग में। 3 बार जो रमन सिंह जी सरकार बनाए वो दूसरों के कंधे पे, दूसरे के पुरुषार्थ पर सरकार बनाए, और इनके षड्यंत्र अंतागढ़ में भी उजागर हुए। और जब मरवाही उपचुनाव हुआ हितेश जी, तब भी आपने देखा होगा कि जेसी सीजे को भाजपा ने समर्थन दिया था। तो इनका षड्यंत्रकारी चरित्र जो है अभी का नहीं है, आजादी से पहले भी जब अंतरिम सरकार बनी थी उस समय जिन्ना के मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सरकार बनाए इनके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्ना के साथ वहां पर उप मुख्यमंत्री बने थे। और यही चरित्र इनका, जब जब ये जहां पर विपक्ष में होते हैं, जहां पे कमजोर होते हैं, तो इस प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं। भानु प्रतापपुर में हाल ही में उपचुनाव हुआ था, वहां भी आप देखें सर्व आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व आया था। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की आजादी है, कोई भी पात्र प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है। जहां तक बात संवैधानिक अधिकारों की है, पंथ निरपेक्षता कांग्रेस का फोकस है, और जिस प्रकार से सामाजिक न्याय की लड़ाई कांग्रेस लड़ी है, और पहले दिन से ही भूपेश बघेल सरकार का फोकस रहा है। क्या आप ये मान रहे हैं सुरेंद्र जी, जो आपके वक्तव्य से समझ में आता है, आप ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रोवोक कर रही है ईसाई समाज को अपना प्रत्याशी मैदान में उतारने के लिए? ईसाई समाज बेहद जागरूक है, वो अपने निर्णय स्वयं लेती है। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र उनके झांसों में नहीं आने वाली। निश्चित रूप से पढ़ा लिखा वर्ग है उनके भीतर जो है, और कांग्रेस की जो नीतियां हैं, खासकर जो संवैधानिक मूल्य है धर्मनिरपेक्षता का, उसके साथ है। और जिस प्रकार से इनका चरित्र उजागर हुआ है, भाजपा के तो जिलाध्यक्ष पकड़े गए मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में, जब नारायणपुर में दंगे हुए, एसपी के ऊपर पथराव किया गया और उस समाज पर हमला हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहा। देवलाल जी क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? एक तो ये कि ईसाई समाज अगर अपना प्रत्याशी इन दोनों ही संभागों में उतारते हैं, तो इसे आप किस तरह की चुनौती के रूप में देख रहे हैं? पहले इस बात का जवाब दीजिए, फिर मैं अगला सवाल करता हूं। देवलाल जी। देखिए, कांग्रेस के बोल चरित्र को सुनने की आवश्यकता है। जब कांग्रेस के लोग संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र में हमला बताते हैं, लोकतंत्र खतरे में बताते हैं, तो आज अगर कोई समाज चुनाव लड़ना चाहता है तो क्या भारतीय लोकतंत्र में उसकी इजाजत है कि नहीं? कांग्रेस लोग को अपने दोहरे चरित्र से बाहर निकलना चाहिए। अगर संविधान में भरोसा करते हैं तो भारतीय लोकतंत्र संविधान में हर किसी को चुनाव मैदान में जाने का हक एवं अधिकार भारत का लोकतंत्र संविधान देता है। ये कांग्रेस के लोग को समझना होगा कि उनका पाकिस्तान नहीं है, ये भारत देश है जहां पर लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। दूसरी एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो प्रदेश है हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश, जातिवाद के जहर घोलने के महानायक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं। मैं इसके पहले भी आपके चैनल में आरक्षण के मसले पर कह चुका हूं कि 58, 76, 82% की जब बात करी है, तो इस छत्तीसगढ़ को वर्ग संघर्ष की ओर अगर कोई ले जा रहा है तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ले जा रहे हैं। जो आज दिखने लगा है कि प्रत्येक समाजों का जो विश्वास है वो इस सरकार से उठने लगा है, और सरकार का सरोकार भी समाज से नहीं रहा है। तो कहीं न कहीं जो भरोसे का जो सरकार कहते हैं उससे लोगों का भरोसा उठ चुका है। देवलाल जी, चलिए मैं अगला सवाल करूं। इन सबके बीच में बता दें कि हमारे साथ में पास्टर अंकुश बरियरकर भी जुड़ गए हैं, जो कि महासचिव हैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के। पास्टर साहब, अंकुश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं सवाल आपसे करूं उससे पहले, चूंकि चर्चा मेरी शुरू हो चुकी थी, देवलाल जी आपसे जानना चाहूंगा मैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। अमरजीत भगत तो सीधा ये कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर चलने वाले लोग, अगर छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास होगा तो हमारे साथ रहेंगे। हमारी टीम की आवश्यकता नहीं, हमारी तो खुद की अकेले ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हम सबका साथ ले सकते हैं। लेकिन ये ऐसा कहना उनका गलत है, गुमराह करने की। वो उस समाज का अपमान कर रहे हैं, टीम बी टीम कह के। वो तो स्वतंत्र है।
अगर कोई समाज होता है वो किसी दल का नहीं होता। इन चीजों को कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए। वो ठीक है, सुरेंद्र जी से मैं इस पर प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन पास्टर अंकुश बरियरकर साहब जानना चाहेंगे आपसे कि ईसाई समाज ने पहली बार विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की बात कही है, और खासतौर पर सरगुजा और बस्तर संभाग में। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आपके प्रत्याशी मैदान में उतरने चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपका IBC 24 का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे पक्ष रखने के लिए हमको बुलाया जी, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप देख रहे हैं कि इस समय पिछले 4 सालों से जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से लगातार ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं, और ईसाइयों पर इतने हमले हो रहे, इतने हमले, घर तोड़े जा रहे हैं, चर्च तोड़े जा रहे हैं। एक पादरी जो है यदि कहीं बाइबिल लेके भी घूमता है तो उस पर सीधा आरोप लगाया जाता है कि तो ये लोगों को ईसाई बनाता है। आज एक ईसाइयों का अपने घर के अंदर में जन्मदिन मनाना मुश्किल हो गया है। आज कहीं भी अपने घर में बैठकर यदि 3 या 4 लोग मिलकर यदि प्रार्थना सभा लेते हैं तो उनके साथ भी इतना अत्याचार हो रहा है कि उनको सीधा सीधा उनको मारा पीटा जा रहा है, और सर कान से लेकर सब कुछ फोड़ दिया जा रहा है। यहाँ तक कि 2-2, 3-3 हत्याएं भी हो गई है। यहाँ तक इतनी सारी घटनाएं जो आज तक हमने कहीं नहीं देखी। मतलब अभी देखेंगे हम, एक प्रकार से देखा जाए छत्तीसगढ़ ऐसा एक प्रदेश बन गया है जहां पर ईसाइयों का लहू और खून बह रहा है। इसके पहले भी 15 साल भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही अंकुश जी, तब किस तरह की परिस्थितियां थी आप उसकी, क्योंकि आप लगातार अब ये कह रहे हैं कि हम ना भारतीय जनता पार्टी में हमारा विश्वास है, ना कांग्रेस पार्टी में विश्वास है, इसलिए हम हमारा प्रत्याशी उतारेंगे, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगा, देखो स्पष्ट बात है, भाजपा तो कहती है कि हमको ईसाई की जरूरत नहीं है, और कांग्रेस जो है उसको ईसाइयों की कदर नहीं है। मैं ये कहूंगा भाजपा को ईसाइयों की जरूरत नहीं है और कांग्रेस को ईसाइयों की कदर नहीं है। 70 साल से ईसाई समाज कांग्रेस का वफादार समाज रहा, लेकिन आज भी आप देख लीजिए माइनॉरिटी कमीशन के अंदर में एक भी ईसाई समाज के व्यक्ति को उन्होंने एक छोटा सा सदस्यता का भी पद नहीं दिया। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे? बहुत गंभीर बात यहाँ पर कह रहे हैं, और चूंकि ईसाई समाज माना जाता है कि परंपरागत वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी का, ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में अगर ये मैदान में उतरते हैं और जो बात यहाँ पर कह रहे हैं अंकुश जी, इसको किस तरह की चुनौती के रूप में देखते हैं? हितेश जी, इस षड्यंत्र को पूरा ईसाई समुदाय समझ रहा है। जिस प्रकार से पिछले 4.5 साल से मुद्दाविहीन भाजपाई ध्रुवीकरण के लालच में जो आग लगाना चाहते हैं, इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया है, ये गंद फैलाना छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए देवलाल जी। ये व्यक्तिगत स्वार्थ में ये बताएं, 15 साल जब आदिवासियों पे अत्याचार हुए तब ये देवलाल जी कहाँ थे? 1389 प्रकरण, फर्जी प्रकरण। देवलाल जी आपके पास आ रहा हूँ अब। हाँ, आप मुझसे मुकाते वही बताइए, बोलिए अपनी बात रखिएगा। हितेश जी, आपको याद होगा इसी रायपुर राजधानी के पुरानी बस्ती थाने में हमला हुआ था पुलिस वालों पे। ये भाजपाई दंगाई के भूमिका में है, गुंडागिरी कर रहे हैं। लगातार नारायणपुर में भी हमलावर कौन थे? भाजपा का जिला अध्यक्ष पकड़ा गया है। एक भी मामले में कोई भी अपराधी जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया है वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं है। ये भूपेश बघेल सरकार का कमिटमेंट है हितेश जी। कोई भी किसी भी प्रकरण में आरोपी गिरफ्त से बाहर नहीं है, त्वरित कार्रवाई हो रही है। संविधान और कानून का राज है, और जिस प्रकार से 15 साल ये सरकार में रहे, पेशा कानून याद नहीं है? जो अनुसूचित क्षेत्र हैं बस्तर और सरगुजा के 29 रिजर्व सीटें हैं। ठीक है देवलाल जी, अपनी टिप्पणी कीजिएगा इसके ऊपर। देवलाल जी कुछ कहना चाह रहे थे आप बीच में। मैं ये कह रहा हूँ कि जातिवाद की जहर और जात से जाति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनको अलग अलग बांटा कौन? ये कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार हमेशा चाहती है कि सारे लोग एक न रहें, और कितने दिनों से 70 सालों से इन सारे लोगों के साथ है। किसका विकास कर दिए आप लोग? आप लोगों के पास विकास के लिए कोई साधन नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है कि विकास के रास्ते पे चल। देवलाल जी आपने अभी अंकुश जी को सुना, पर बैठा देवलाल जी आपने अभी अंकुश जी को भी सुना। वो तो कह रहे हैं कि 15 साल यहाँ पर बीजेपी की सत्ता भी रही, उनको भी देख लिया, और अब कांग्रेस के संदर्भ में वो बात कह रहे हैं, और दोनों ही पार्टियों से निराशात लगी उन्हें। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में इनके किसी भी धार्मिक आस्था के केंद्र पर हमला नहीं हुआ, और भारतीय जनता पार्टी अपने दंगाई के भूमिका में भाजपा, यही तो फर्क है। रायपुर कचना चर्च में जाने के बाद कभी ये मिनी पाकिस्तान कहते हैं छत्तीसगढ़ को, कभी तालिबान बताते हैं, और नारायणपुर में जो दंगे हुए, जो हमले हुए, देने के लिए चर्च को तोड़ा गया, उसमें भाजपा का जिला अध्यक्ष शामिल था कि नहीं ये बताएं? सरकार में दंगे बर्दाश्त नहीं किए जाते।
इस चीज को अच्छे से समझने ठीक की है, अंकुश जी, आवश्यकता है। दंगे अंकुश जी, इन सब भड़काने के के काम डीलिस्टिंग के बारे में जो भड़काया जा रहा है हितेश जी से पूछिए, ये इनका प्रायोजित आंदोलन था कि नहीं? भाजपा शामिल है कि ठीक है, नहीं? अंकुश जी, एक एक सवाल। वर्ग के खिलाफ दूसरे वर्ग को खड़ा करने वाले, ये फूट डालो राजनीति करो के ये राजनीतिक टूल्स में ये बांटने और काटने ठीक है, की ठीक है, नीति ठीक है, भाई समय की समय भाई को समय खड़ा करने समय की की थोड़ी सी बात बात है, है। संक्षेप में बात रखेंगे, संक्षेप में बात रखेंगे हम लोग सभी। अंकुश जी, जानना चाहेंगे आपसे कि करीब करीब 1.9% आबादी है पूरे छत्तीसगढ़ में, और खासतौर पर सरगुजा और बस्तर संभाग में आप लोगों की संख्या ज्यादा है। अब आप कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर मैदान में उतरेंगे, ये कैसे चुनाव लड़े जाएंगे, प्रत्याशी कौन होंगे, किस तरह से होगा, क्या किसी से गठबंधन करेंगे, किस तरह की रणनीति आप लोगों की चल रही है? ये तो समाज के प्रमुख लोग तय करेंगे, समय आने पर सबको पता चल जाएगा। ये कोई किसी के साथ में अनभिज्ञ और कहीं छुपी हुई बातें नहीं होगी। समय और समय की नजाकत को देखते हुए ईसाई समाज पूरे भारत देश के लिए देखा जाए तो फुटबॉल जैसे एक फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है, और फुटबॉल के ग्राउंड में जब दोनों जो टीमें उतरती है, लात किसको मारती है? कितनी सीटों पर कितनी सीटों पर आप लोग प्लान कर रहे हैं, ऐसा कुछ अंदाजा? हम लोग 20 सीटों पर प्लान कर रहे हैं सर, दोनों ही संभागों की। हाँ। और मुख्य मुकाबला आपका किससे होगा? हमारा मुकाबला किसी से नहीं, हमको तो बस अपना अभी क्या है कि यहाँ हमें सभी तरह से देखा जाए तो हमें कुचला जा रहा है। हम अपने मतों को अपने तरफ करके हम अपने तरीके से रहना चाहते हैं। हमको सत्ता में हमारी जीत हासिल हो चाहे ना हो, हम पद में आए चाहे ना आए। चलिए, समय की बाध्यता है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर चल रही थी और हमें तीनों ही प्रत्याशियों को, तीनों ही प्रतिनिधियों को यहाँ पर सुना तो ईसाई समाज एक तरह से बिगुल फूंक चुका है। अंकुश बरियाकर ये कह रहे हैं कि 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, और अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही संत के संदर्भ में होगी, और दोनों ही पार्टियां किस तरह की रणनीति से निपटती है इसका इंतजार आपके साथ हमें भी रहेगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।